सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री के सचिवों के साथ बैठक, मंत्रालय के दायरों से बाहर निकलकर काम करने की सलाह, जीएसटी को लेकर साइबर सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश। प्रणब रॉय के ठिकानों पर छापेमारी पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बताया बदले की कार्रवाई, सरकार का उत्पीड़न के आरोपों से। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का छठा दिन, आज से आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद सड़कों पर उतरे किसान। अमेरिका के ऑरलैंडो में गोलीबारी में 6 की मौत, कई जख्मी, हमलावर ने खुद को मारी गोली, मामले की जांच जारी। और फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में बोपन्ना ग्राबियाले, क्वार्टर फाइनल में सानिया डोडिक की जोड़ी को दी मात। चैंपियंस ट्रॉफी में आज न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड। प्रधानमंत्री ने सोमवार को सभी केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक की और उनसे 2022 तक पूरा किए जा सकने वाले ठोस लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से 100 सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर केंद्रित रहने के लिए भी कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करने से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया और इससे जुड़े साइबर सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवों को मंत्रालय के दायरे से बाहर निकलकर काम करने को कहा है। सोमवार को सभी सचिवों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि समूचा तंत्र मिलकर काम करेगा तो सकारात्मक नतीजे आएंगे। इसके लिए उन्होंने जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेश और देश भर में व्यापक टीकाकरण का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में सरकारी तंत्र के एकजुट होकर काम करने से अच्छे नतीजे आए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने सदियों पुराने प्रशासनिक तंत्र से ऊपर उठने पर भी जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह यानी 2022 तक ठोस लक्ष्य की पहचान करके उसे हासिल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों में बदलाव के लिए दृढ़ रुख अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के लिए तय समय सीमा में अलग अलग मानदंडों के तहत लक्ष्य तय करना होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सचिवों को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई कर प्रणाली को लागू किए जाने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ बताया। उन्होंने जीएसटी से जुड़े साइबर सुरक्षा के कड़े उपाय करने के लिए भी कहा। इस बैठक में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को रिहा कराया जाएगा। विदेश मंत्री अपने मंत्रालय का लेखा जोखा पेश कर रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की दलील को खारिज किया है। उन्होंने शिमला और लाहौर समझौते का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती। कश्मीर को वो किसी भी तरह से आईसीजे में नहीं ले जा सकता, क्योंकि कश्मीर के ऊपर शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन बहुत ही क्लियर है कि बायलैटरल मुद्दा है और दोनों देश आपस में बैठकर ही निपटाएंगे। विदेश मंत्री ने सोमवार को एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पेरिस जलवायु समझौते को लेकर अमेरिका के साथ रिश्तों में बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। लॉटरी सिस्टम से निकलता है नंबर और नाम, अभी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो हमारे लोग वहाँ से पीएचडी करते थे उनके लिए जो 20,000 का अलग कोटा था वो भी बरकरार है। हाँ, चिंता ज़रूर है, क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि इसमें संशोधन कर दिया जाए। सुषमा स्वराज ने कहा कि पिछले 6 साल में एफडीआई में 37.5% की जबरदस्त बढ़त हुई है।
उन्होंने कहा कि भारत का महत्व दुनिया भर में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश में मुसीबत में फंसे करीब 80,000 भारतीयों को भारत लाया गया है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ वार्ता में भारत ने साफ किया है कि जब तक सीमा पार से घुसपैठ और फायरिंग बंद नहीं होगी, भारतीय सेना इसका करारा जवाब जारी रखेगी। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप में फिदायीन हमला नाकाम कर दिया गया और 4 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ के कैंप पर सोमवार तड़के आतंकी हमला हुआ। 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी करते हुए कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सीआरपीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। फिदायीन हमला किया गया। लगभग 3:45 बजे ग्रेनेड से और असलाह की फायरिंग से उस पर हमला किया गया और इस एंगेजमेंट में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, ग्रेनेड, गोला बारूद और पेट्रोल बम बरामद हुआ है। आतंकी शिविर में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। There was heavy arms and ammunition on their body, lot of live grenades, AK-44, AK-47 rifles, and other incriminating material. They had come with the intention to create mayhem. इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को लेकर सोमवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत में भारत के डीजीएमओ जनरल AK भट्ट ने कहा, जब तक पाकिस्तान सेना घुसपैठियों की मदद और संघर्ष विराम उल्लंघन बंद नहीं करती, ऐसी कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपने नागरिकों के मारे जाने का मुद्दा उठाया, लेकिन सेना ने सीमा पार के आरोपों को खारिज किया। आतंकवाद के प्रति, आतंकवादियों के संरक्षकों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और उसके तहत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो अपने समय समय पर देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में कदम उठाते रहे। कश्मीर में आतंकी फंडिंग केस में NIA की छापेमारी के बाद अलगाववादियों में हड़कंप मचा है। पुलिस ने सोमवार को हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर अलगाववादियों की मीटिंग पर रोक लगा दी और उमर फारूक समेत कई हुर्रियत नेताओं को नजरबंद कर दिया। ये लोग पिछले 2 दिन में हुई NIA की छापेमारी को लेकर नई रणनीति पर चर्चा करने वाले थे। Law must take its course and investigation must be concluded. So anybody trying to derail that has to be effectively dealt with. NIA ने शनिवार और रविवार को आतंकी फंडिंग को लेकर अलगाववादी नेताओं और कई कारोबारियों के करीब 30 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान 1.5 करोड़ रुपए और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। इससे पहले 3 हुर्रियत नेताओं से NIA ने पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। NSG के मुद्दे पर चीन के रुख पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि NSG में भारत की सदस्यता का समर्थन करने वाले देश चीन के नेताओं से बात करें। चीन ने एक बार फिर NSG की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने से इनकार किया है। उसका कहना है कि नई परिस्थितियों में यह मामला और पेचीदा हो गया है। चीन ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले सभी देशों के लिए एक समान नियम बनाने पर जोर दिया है। इस महीने स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में NSG बैठक होने वाली है। पिछली बैठक में भी चीन भारत की सदस्यता का विरोध कर चुका है। हमें 2008 में अलग से ये अधिकार मिल गया। जो हमारी प्रतिबद्धताएं या कमिटमेंट्स हमने उस समय की थी, उसको 100% नहीं 101% हमने पूरा किया है। इसीलिए हम इंडिया और पाकिस्तान के उस पर भी उनको बता रहे हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। रही बातचीत की, तो हमने चाइना को हमेशा एंगेज किया है, हम अब भी NSG के नाते एंगेज कर रहे हैं। बातचीत करके उनको समझाने का सिलसिला केवल भारत ही नहीं करे, भारत के मित्र देश भी करें, इस ओर हम लोग लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज 6वां दिन है। किसानों ने आज से आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सांसद राजू शेट्टी ने कहा है कि वो NDA से अलग होने के मुद्दे पर जल्द फैसला करेंगे। वहीं हड़ताल के चलते कई शहरों में कल बाजार बंद रहे। इसके अलावा कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई। कहीं सड़क पर आंदोलन तो कहीं बाजार बंद। इन सब के बीच सिर मुंडवाते किसान। महाराष्ट्र में 5 दिन से आंदोलन कर रहे किसान हर दिन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य में बंद बुलाया और जगह जगह चक्का जाम किया।
किसानों ने दूध और टमाटर जैसी सामग्री सड़कों पर फेंककर विरोध जताया। किसान जो कर्जदार है वो किसान कर्जदार से मुक्त होना चाहिए, उसके खेती माल को भाव मिलना चाहिए। यही मांगना लेके हम आगे ही चलते रहेंगे। पंढरपुर के भेंडीशे गांव में किसानों ने सिर मुड़वाए और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। पुणे में किसानों के आह्वान का असर भी दिखा। यहाँ प्रमुख बाजार बंद रहे, नासिक में भी बाजार बंद रहे। यहाँ की फल और अनाज मंडियों में काम ठप रहा। राज्य में नासिक फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ देश का सबसे ज्यादा प्याज होता है। औरंगाबाद, धुले, सांगली, अहमदनगर, परभणी, सोलापुर, उस्मानाबाद और कोल्हापुर में भी बंद का असर दिखा। कर्ज माफ किया जाए और किसानों के जो भी सुविधा है वो पूरे दी जाए। लाइट बिल माफ किया जाए और किसानों को जो अन्याय हो रहा है वो किसानों पे अन्याय न हो। हमारे मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन को बीजेपी सरकार की सहयोगी शिवसेना, विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी, वाम दलों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन हासिल है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की एकता तोड़ने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सीपीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को छोटे किसानों का करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे नकार दिया है। उनकी मांग है कि कर्ज माफी के साथ बिजली की कीमतें घटाई जाएं और उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। किसानों ने मंगलवार से सरकारी कार्यालयों को बंद कराने और विधायकों और मंत्रियों के कार्यालयों का घेराव करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो किसानों से फिर बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। राज्य सरकारची एक मानसिकता निश्चित आहे की जे खरे शेतकऱ्यांचे नेते असतील त्यांच्याशी आम्ही कधीही चर्चा करायला तयार आहोत। ते आमच्या सोबत असले तरी विरोधात असले तरी त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहोत। पण जे केवळ शेतकऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचं काम करतात, अशा लोकांना मात्र शेतकरीच त्यांची जागा दाखवतील, कारण शेतकऱ्याला पटलेलं आहे। उधर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ यानी RKMS ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन ने हड़ताल जारी रखने की बात कही। RKMS के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रविवार को जो आश्वासन मिले थे वो उससे संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उनका आंदोलन 10 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ और मध्य प्रदेश किसान सेना ने आंदोलन वापस ले लिया था। सीबीआई ने न्यूज चैनल एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर कल छापेमारी की। छापे की कार्रवाई 3 अन्य जगहों पर भी की गई। सीबीआई ने ICICI बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस भी दर्ज किया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को नई दिल्ली में एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली और देहरादून समेत 4 जगहों पर तलाशी ली। इसके बाद प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और एक प्राइवेट कंपनी के अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ ICICI बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस बीच सरकार ने कहा है कि छापेमारी के पीछे बदले की कार्रवाई जैसा कुछ नहीं है। Raids conducted by different agencies on a particular channel promoters has nothing to do with the freedom of press. This is not an action against the news organization. It's an action against the promoters' action. इधर एनडीटीवी ने बयान जारी करके कहा है कि सीबीआई के तमाम आरोप झूठे हैं। एनडीटीवी ने कहा है कि समाचार चैनल और उसके प्रमोटरों का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है और वो भारत में लोकतंत्र और आजादी को कुचलने के इन प्रयासों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। विपक्ष ने भी इन छापों के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इस सरकार से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? सरकार का जो एक तरह से जो कोप है, गुस्सा है, मुझे लगता है कि ये भी जरूर, क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा था कि कभी न कभी इनके ऊपर कोई वज्रपात होगा।
तो वो हो गया। सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही 2008 में आईसीआईसीआई बैंक से हुई धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया था। इसके अलावा 2014 से प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग एनडीटीवी से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। इंदौर में तेज बारिश की वजह से कल दशहरा मैदान में पंडाल गिरने से 23 लोग जख्मी हो गए। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थीं। ये कार्यक्रम केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर के देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अचानक आंधी और भारी बारिश की वजह से बारिश बहुत तेज थी, अनपेक्षित थी। कोई कल्पना नहीं करता था कि इस मौसम में इतनी तेज बारिश आएगी। पंडाल भरभराने लगा, गिरने जैसी स्थिति बनी। भगवान की कृपा इतनी है कि सब सुरक्षित है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दूसरी पर्यावरणीय समस्याओं के बीच रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। ये नज़ारा है दिल्ली के आईटीओ का, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। राजधानी की सड़कों पर लगातार बढ़ रही गाड़ियों की तादाद के चलते कई इलाकों में ऐसी तस्वीर आम है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की भीड़ ने प्रदूषण को भी कई गुना बढ़ा दिया है। एनजीटी का मानना है कि अगर कार पूलिंग के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए तो ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। सबसे पहला जो समाधान दिखाई देता है वो कार पूलिंग का दिखाई देता है। एनजीटी ने भी कई बार कहा है कि कार पूलिंग करी जाए, मगर अफसोस की बात है कि हम लोग अभी इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं, उसमें हम और आप सभी हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायणन के मुताबिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए डीजल गाड़ियों में कमी लाने के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। प्रदूषण को अगर कम करना है तो हमें गाड़ियों की संख्या कम करनी पड़ेगी, डीजल की गाड़ियों की उससे भी कम करनी पड़ेगी और हमें सामूहिक यातायात बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एनजीटी 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश पहले ही दे चुका है। कई संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण गाड़ियों की लगातार बढ़ती तादाद है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अधिकारियों के खिलाफ अब जांच की प्रक्रिया सालों तक नहीं चलेगी। सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक जांच अथॉरिटी सरकार को आरोपों की लिस्ट, दुर्व्यवहार के आरोप की कॉपी भी सौंपेगी। साथ ही गवाहों की लिस्ट जमा की जाएगी जिनके आधार पर आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत अहम फैसला लिया है। सरकार ने भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ जांच के लिए समय सीमा तय कर दी है। ऐसे मामलों में फंसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अब सिर्फ 6 महीने में ही जांच पूरी की जाएगी और फैसला आएगा। नए नियम सभी वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें आईएएस और आईपीएस भी शामिल हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा, वर्गीकरण, कंट्रोल और अपील नियम 1965 में संशोधन किया है। इसके तहत जांच और पूछताछ की प्रक्रिया के अहम चरणों के लिए टाइमलाइन तय की जाएगी। अगर तय समय में जांच पूरी नहीं होती तो जांच अथॉरिटी को लिखित में वजह बतानी होगी। इसके बाद ही जांच के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा।
50 साल पुराने इस कानून में बदलाव के बाद उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से लंबित पड़े मामलों में जांच प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। इससे पहले बाबुओं के खिलाफ जांच पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो ने कल सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया। रॉकेट ने उपग्रह GSAT 19 को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके साथ ही भारी उपग्रहों के व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खुल गई है। वहीं इसरो अंतरिक्ष में मानव भेजने के मिशन की ओर करीब आ गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसरो को इस कामयाबी पर बधाई दी है। GSLV Mark 3 रॉकेट ने शाम 5:28 पर जैसे ही उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इबारत लिख दी। लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद 640 टन वजनी इस स्वदेशी रॉकेट ने GSAT 19 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। This opportunity to congratulate the entire team which has relentlessly worked over many decades, and for this program from 2002, a great success in the maiden attempt, and now GSLV Mark 3 has successfully put GSAT 19, which is a next generation satellite with multi-beam. क्रायोजेनिक इंजन के जरिए भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की महारत ने भारत के लिए व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खोल दी है। GSLV Mark 3 करीब 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The activities related to S-200 preparation for the next mission of GSLV Mark 3 have also started, and we are planning the total integration of our next GSLV D3, next GSLV Mark 3 flight from the new second vehicle assembly bay. GSLV Mark 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो को अंतरिक्ष में मानव को भेजने के मिशन के और करीब ला दिया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो करीब आधा दर्जन सफल प्रक्षेपण के बाद इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए किया जा सकेगा। ये हम एक ऐसे पड़ाव में आएंगे जो मेरे ख्याल में बहुत कम देश जो हैं ऐसे जियो स्टेशनरी GTO में सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। 4 टन के सैटेलाइट, और जैसे मैंने कहा LEO में 8 टन के सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। वहीं GSAT 19 उपग्रह संचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। लिथियम बैटरियों से लैस इस उपग्रह का वजन 3136 किलोग्राम है। इसमें KA और KU बैंड ट्रांसपोंडर्स के अलावा जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इससे आवेशित कणों की प्रकृति और अंतरिक्ष में विकिरणों के प्रभाव के अध्ययन में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से सभी कूटनीतिक और राजनयिक संबंध खत्म करने का फैसला लिया है। इन देशों ने आरोप लगाया है कि कतर क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इधर ईरान ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहे हैं। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के साथ समुद्री और हवाई संपर्क समेत तमाम रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। बहरीन ने कतर में रह रहे अपने नागरिकों से देश वापस लौटने को कहा है, जबकि कतर ने सऊदी अरब जाने वाली तमाम उड़ानें रद्द कर दी हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि कतर अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों की मदद कर रहा है। इधर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC देशों के बीच आपसी खींचतान पर अमेरिका ने चिंता जताई है। We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. And if there's any role that we can play in terms of helping them address those, we think it is important that the GCC remain unified. इधर ईरान ने कहा है कि अमेरिका GCC देशों के साथ मिलकर क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब की चाल कामयाब नहीं होगी। रईस जमहूर अमेरिका दर एक निज़ाम कबीलेई अक़ब मानदे मुनहत महज़। दरअसल GCC देशों ने अभी तक अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल लीबिया, सीरिया, इराक और यमन में बखूबी किया है। इन देशों में आपसी दरार बढ़ती है तो मध्य एशिया की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में सोमवार को हुई गोलीबारी में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की आशंका है। गोलीबारी करने वाला उसी ऑफिस का पूर्व कर्मचारी था। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस का दावा है कि इस घटना के तार किसी आतंकी गतिविधि से नहीं जुड़े हैं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। मामले की जांच जारी है।
करीब 1 साल पहले 12 जून 2016 को ऑरलैंडो के ही पर्ल्स नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना में 49 लोग मारे गए थे और 58 लोग घायल हुए थे। लंदन आतंकी हमले में पुलिस ने 2 हमलावरों की पहचान कर ली है। एक हमलावर खुर्रम भट्ट पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है। दूसरे हमलावर का नाम रशीद रिदवान है। रशीद का संबंध मोरक्को और लीबिया से है। इन दोनों ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर शनिवार रात एक वैन किराए पर ली और लंदन ब्रिज पर लोगों पर चढ़ा दी। बाद में उन्होंने बरो मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला किया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, 48 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तीनों हमलावरों को भी मार गिराया था। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं पूछताछ के लिए पकड़े गए सभी 10 लोगों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। आतंकी हमले के बाद लंदन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात खेलों की करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना ग्रैबियले की जोड़ी ने सानिया डोरिक की जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 52 मिनट तक चले मुकाबले में बोपन्ना ग्रैबियले ने सानिया डोरिक की जोड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अब सिर्फ एकमात्र भारतीय रोहन बोपन्ना की ही चुनौती बरकरार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। कल ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले हैं। वहीं भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला 8 जून को श्रीलंका के साथ खेलेगी। रविवार को टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 124 रन से हराया था। और अब बात खास शख्सियत। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज जयंती है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त साहब को। लंबा कद, दमदार आवाज और उसूलों के पक्के, बलराज दत्त यानी सुनील दत्त। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे स्टेशन फिल्म से अपने सिनेमा के सफर की शुरुआत की। उनकी किस्मत का सितारा सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से चमका। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल। सुनील दत्त ने छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा और हमराज जैसी यादगार फिल्में भी की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई फिल्म पड़ोसन में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। भोले भाले अनजान प्रेमी की उनकी भूमिका आज भी यादगार है। बोले यूं नहीं, फिर से सुन देख। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। सन 2003 में सुनील दत्त आखिरी बार मुन्ना भाई MBBS में अपने बेटे संजय दत्त के साथ रुपहले पर्दे पर दिखे। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की असरत भी पूरी कर दे। उन्हें दुनिया को अलविदा कहे 12 साल भले ही हो गए हैं, लेकिन अपनी यादगार फिल्मों के लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ बैठक, मंत्रालय के दायरों से बाहर निकलकर काम करने की सलाह। GST को लेकर साइबर सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश। प्रणब रॉय के ठिकानों पर छापेमारी पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बताया बदले की कार्रवाई। सरकार का उत्पीड़न के आरोपों से इनकार। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का 6ठा दिन, आज से आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद सड़कों पर उतरे किसान।
अमेरिका के ऑरलैंडो में गोलीबारी में 6 की मौत, कई जख्मी, हमलावर ने खुद को मारी गोली, मामले की जांच जारी। फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में बोपन्ना ग्रेबियले, क्वार्टर फाइनल में सानिया डोडी की जोड़ी को दी मात। चैंपियंस ट्रॉफी में आज न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।